तो अभी हम जो है बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी टॉपिक को अभी कंटिन्यू करेंगे हम। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड की हेल्प से हम फंगस का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो एक फंगस होता है ट्राइकोडर्मा। अब ये ट्राइकोडर्मा की जो स्पीशीज़ है ये फ्री लिविंग फॉर्म में रहती है और रूट जो इकोसिस्टम है उसके अंदर ये पाई जाती है। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि अगर किसी भी प्लांट की रूट के अंदर ये वाला फंगस पाया जाएगा ट्राइकोडर्मा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा उस प्लांट को कि अब कोई भी पैथोजन जो है उसको उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा, उसके अंदर एंटर नहीं कर सकेगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, जिस भी प्लांट के अंदर रहेगा तो वो पैथोजन से उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसी तरह से अब ये तो हमने फंगी का बताया। एक वायरस की कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं बैकुलो वायरस। तो ये क्या करते हैं बैकुलो वायरस, ये बहुत सारे पैथोजन्स जैसे कि इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा है, इनको क्या करते हैं, इन पर अटैक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये इंसेक्ट और आर्थ्रोपोडा पर अटैक करते हैं। अब हमें पता है कि इंसेक्ट और आर्थ्रोपोडा जो हैं, जो भी है हमारी क्रॉप को क्या कर सकते हैं, ये नुकसान कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उनके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स वगैरह ना डाल के फिर हम इस बैक्यूलो वायरस का यूज़ करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। ठीक है। और मेनली जिस जिनस का इसमें यूज़ किया जाता है वो है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होती हैं। मींस क्या कि पर्टिकुलर कोई भी पैथोजन है, जैसे कोई इंसेक्ट है, कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट है, तो उसके लिए एक अलग स्पीशीज़ होगी जो सिर्फ उसी को मार सकेगी। इसी तरीके से कोई एक ऑर्थोपोडा कोई भी है अगर, तो उसको मारने के लिए कोई अलग स्पीशीज़ होगी। तो ये क्या है, ऐसा नहीं कि भाई एक ही हमने वायरस का यूज़ करके सभी को हम इंसेक्ट्स को मार सकते हैं। ये क्या होते हैं, स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं। तो अब क्या होगा कि और साथ साथ इनकी ये नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, मतलब शॉर्ट रेंज में ये वर्क करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब हमें पता है कि हमारी क्रॉप को कोई कौन सा इंसेक्ट नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहाँ पर फिर हम ये पर्टिकुलरली क्या यूज़ कर लेंगे, ये स्पेसिफिक बैक्यूलो वायरस का यूज़ कर लेंगे। और इनका यूज़ करने से ये फ़ायदा देखा गया कि इनका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड, फिशेस और यहाँ तक कि जो नॉन टारगेट इंसेक्ट हैं उन पर नहीं जाता। तो उसका रीज़न आपको समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि ये नैरो स्पेक्ट्रम है और स्पीशीज़ स्पेसिफिक हैं। कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक होने का यहाँ पर ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर उसी इंसेक्ट को मारने का काम करेंगे जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और बाकी कोई ये अपना टारगेट नहीं बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं बेनिफिशियल भी हैं अगर हमारे लिए, तो वो कंज़र्व हो जाएंगे। तो इस मेथड को हम किस में यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में इसको यूज़ किया जाता है। और जो बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है मेंटेन रहे। ठीक है, क्योंकि अगर एक को नुकसान पहुंचा तो सारी की सारी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र। हम माइक्रोब्स का बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कैसे कर सकते हैं। अभी तो हमने बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइज़र। तो आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और ये एक चिंता की बात है। क्योंकि अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, अपनी जो हमारी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है एग्रीकल्चर की, तो उससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ तरीके से तो पोल्यूशन होगा ही। तो अब हमें
इस प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर हम ओवर यूज़ करेंगे केमिकल फर्टिलाइज़र्स का तो उसका हमें क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसीलिए हम लार्ज प्रेशर दे रहे हैं हम आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, मतलब किसी बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ करते हैं। केमिकल्स का यूज़ ना करके किसी बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ करेंगे जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, एनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को सॉइल के अंदर। अब ये बायो फर्टिलाइज़र्स कोई बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगी भी हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो अब हमने छोटी क्लासेस से ही हमने पढ़ रखा है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, दाल वाले जो पौधे होते हैं, दाल है, चना है, मटर है, सेम है। तो इन प्लांट्स की रूट्स के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन को कैच करके और उसको चेंज कर देता है नाइट्राइट और नाइट्राइट की फॉर्म में, और फिर उसको सॉइल के अंदर छोड़ देगा। तो फिर क्या होगा इससे कि जो भी जैसे जो भी प्लांट वहाँ पे है, जो जैसे हमने बताया कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के पास की रूट्स में ये मिलता है, तो वहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स सारे लगे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, अब सॉइल के अंदर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकेंगे। तो ये तो था कि भाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कैसे ये वो करते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो फ्री लिविंग रहते हैं सॉइल के अंदर, और वो फिर एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, जैसे कि एजोस्पिरिलम या एजोबैक्टर। तो ये क्या करते हैं, ये फ्रीली पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, और ये भी इनका वर्किंग भी सेम होता है कि ये फ्री नाइट्रोजन को कैच करेंगे और उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में बदल देंगे। अब नेक्स्ट जो बायो फर्टिलाइज़र के रूप में हम फंगीज़ का यूज़ करते हैं। अब फंगी क्या होते हैं कि हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में पाए जाते हैं ये फंगी। तो इस तरह का एसोसिएशन क्या कहलाता है, माइकोराइज़ा कहलाता है। बहुत सारे मेंबर्स हैं, स्पेशली जीनस ग्लोमस के जो मेंबर्स हैं वो ये वर्क करते हैं। तो अब जिस भी उसके अंदर जहाँ पर ये कोई भी प्लांट है, हायर प्लांट है, उसकी रूट के अंदर ये रहेंगे, तो इनको क्या मिलेगा, शेल्टर मिलेगा। तो ये क्या करेंगे कि आसपास के सॉइल जो होगी उससे ये फास्फोरस को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और उसको किसको दे देंगे, जिस भी प्लांट की रूट के अंदर ये रह रहे हैं उसको दे देंगे। तो इस तरह के एसोसिएशन से बेनिफिट मिलता है। एक तो इसको प्लांट को फास्फोरस मिल गया, और एक एडिशनल बेनिफिट और मिलता है कि कोई भी अब दूसरा पैथोजन उसके रूट्स पर अटैक नहीं कर सकेगा। साथ साथ ये प्लांट जो है सैलिनिटी के लिए इसकी टॉलरेंस पावर बढ़ जाएगी, या ड्रॉट के लिए इसकी टॉलरेंस पावर बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें ओवरऑल इंक्रीज होगा और उसका अच्छे से डेवलपमेंट होगा। अब ये तो हो गया कि प्लांट को क्या फ़ायदा होगा, तो फंगस को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो फंगस को एक तो रहने के लिए जगह मिल रही है, मतलब उसको शेल्टर मिल रहा है, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि फंगस के पास क्योंकि अपना कोई भी ये क्लोरोफिल नहीं होता उसके अंदर, तो वो कलरलेस होता है, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो फिर वो क्या करता है कि उसी प्लांट से अपना न्यूट्रिशन भी लेता है। तो ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं बायो फर्टिलाइज़र की तरह हम साइनोबैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स होते हैं। ऑटोट्रोफिक मीन्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, और ये सब जगह पे मिलते हैं, जैसे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल में भी मिलेंगे। तो जहाँ पर भी ये पाए जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है नोस्टॉक, एनाबिना, ये सब ऑसिलेटोरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो पैडी फील्ड्स के अंदर जो धान के खेत होते हैं उनके अंदर जो साइनोबैक्टीरिया है वो बायो फर्टिलाइज़र की तरह वर्क करता है। अब क्या करेगा, जहाँ पर भी ये ब्लू ग्रीन एल्गी होगी तो उसकी वजह से उस सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और साथ साथ उसकी फर्टिलिटी भी एनरिच हो जाएगी। तो आजकल हमारे देश में बहुत सारे जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं वो कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल हैं, और फार्मर्स इसका यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली अपने फील्ड्स में, जिससे कि उनकी जो सॉइल है वो रेप्लेनिश हो जाए न्यूट्रिएंट्स से, और उनकी जो डिपेंडेंसी है
केमिकल फर्टिलाइज़र्स पर वो रिड्यूस हो जाए। तो इससे क्या होगा, फिर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो आज ही आपका बायो फर्टिलाइज़र का टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।